बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वीकेंड पर होने वाली गिरफ्तारियों के हवाले से। शर्जील मेमन को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से नैब एहलकारों ने गिरफ्तार किया। पूछगछ के बाद उनको छोड़ दिया गया और पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम है कि उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हो रही है। उससे एक रोज़ पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कराची में पुलिस ने गिरफ्तार किया और एमक्यूएम का यह कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ सियासी इंतकाम ले रही है। इस पर हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन 5 खिलाड़ियों की जिनको ईसीएल पर डाल दिया गया है, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेंगे क्योंकि इन खिलाड़ियों के ऊपर इल्जाम है स्पॉट फिक्सिंग का। PSL 2 के इब्तिदा में ही इन खिलाड़ियों पे इल्जाम लगा था कि ये स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस है। पीसीबी अपनी इंक्वायरी कर रहा है, चार्जशीट कर चुका है इन खिलाड़ियों को और अब इन 5 खिलाड़ी जिनमें शर्जील खान, खालिद लतीफ, नासिर जमशेद, इरफान खान और शाहजेब हसन मौजूद हैं, इनके हवाले से आज इनके नाम जो है वो ईसीएल पे डाल दिए गए हैं और चौधरी निसार अली खान इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने खुद मंजूरी दी है कि इन 5 खिलाड़ियों को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। पहले हम देखते रहे हैं कि सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के, बिजनेसमैन के नाम तो आते रहे ईसीएल में, लेकिन यह पहली मर्तबा हुआ है कि खिलाड़ियों का नाम भी ईसीएल पे डाला गया है और ऐसा लगता है कि इन खिलाड़ियों को इबरतनाक सजा देने का फैसला कर लिया है अगर ये मुर्तकब होते हैं किसी जुर्म में, ताकि एक मैसेज जाए और इसके बाद पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर हो या डोमेस्टिक लेवल पर हो या PSL के लेवल पर हो, इस तरह की हरकत ना करे। लेकिन इसकी पहले हम तफसील जान लेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में आमिर सोहेल साहब भी होंगे, जावेद मियादाद साहब भी होंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, जरा बताइएगा कि ये हुआ क्या है? पीसीबी तो अपनी इंक्वायरी कर रहा था इन 5 खिलाड़ियों के खिलाफ, ये FIA कहां से इसमें इन्वॉल्व हो गया, वजारत दाखिला इसमें इन्वॉल्व हो गई है और ऐसा लगता है कि बड़ा सख्त कार्रवाई करने जा रही है इन खिलाड़ियों के खिलाफ। जी बिल्कुल शहजाद साहब, हमने देखा कि पीसीबी ने इंक्वायरी इनिशिएट की। आईसीसी की जो रिपोर्ट्स थी उस पर जो पीसीबी का एंटी करप्शन यूनिट है उसने इस चीज को स्टार्ट किया, लेकिन चूंकि अब एक मैकेनिज्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसा इंक्वायरी का नहीं है और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस हवाले से उन्होंने अंडर हैंड जो है वो FIA की मदद हासिल की है। और FIA की मदद इस तरीके से हासिल की है कि जब ये मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का मसला बहुत ज्यादा खड़ा हुआ तो एक इनिशिएट लिया वजारत दाखिला की तरफ से वजीर दाखिला ने और FIA को कहा कि आप इसकी इनिशियल इंक्वायरी करें, मुझे इनिशियल रिपोर्ट दें, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं आपको गो थ्रू करूंगा। जो इनिशियल रिपोर्ट FIA की तरफ से जो निसार को दी गई उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें उनको नजर आई जिसको मजीद इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत थी, जिस पर इनिशियल रिपोर्ट के बाद ये फौरी तौर पर फैसला किया गया कि इसकी ऐसी इंक्वायरी की जाए कि मुस्तकबिल में ऐसी कोई कार्रवाई दोबारा अमल में ना लाई जा सके। वजीर दाखिला की तरफ से इस पर जो इंतहाई कदम उठाया गया उसमें FIA की तरफ से रिक्वेस्ट की गई कि इन खिलाड़ियों को इन्वेस्टिगेट करना है, बड़ा तफसीली तो इनके नाम ECL में डाले जाए। गुज़िश्ता रोज ये दरख्वास्त की गई थी FIA की तरफ से और आज उस वक्त FIA ने इन 5 खिलाड़ियों के नाम वजारत दाखिला के हुक्म पर ECL में डाले, जब इन दोनों खिलाड़ियों के मोहम्मद इरफान के बयानात और खालिद लतीफ के बयानात लाहौर के अंदर रिकॉर्ड हो रहे थे और लम्हा ब लम्हा जो है इस चीज की मॉनिटरिंग की जा रही थी। वजारत दाखिला ऐसे किसी भी काम में मुदाखलत नहीं करता, लेकिन आपने बताया कि शायद इसलिए इस इंतहाई कदम को उठाना पड़ रहा है कि इबरतनाक सजाएं दी जाए। सही। अच्छा अब्बास, ये भी कहा गया है कि बुकीज का जो पूरा नेटवर्क है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैं 16 तारीख को जो बात की थी चौधरी निसार साहब ने जुमेरात को, और उन्होंने इशारा उस दिया था कि FIA इन प्लेयर्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए जरा। पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की क्रिकेट और क्रिकेटर्स की इतनी इज्जत दें और इनमें से चंद, सारे नहीं, इनमें से चंद बार बार हमारी इज्जत को खाक में मिलाएं। क्या पिछले जो 3 क्रिकेटर्स जेल तक उन्होंने देखा, उसके बाद ये पैगाम क्यों नहीं गया कि ये फेल
हर लिहाज से नुकसानदेह है। पीसीबी तो किसी को क्रिकेट से पाबंदी लगा सकता है ना, अगर वो मुर्तकिब पाए गए, उनको जेल तो नहीं भेज सकता, उनके खिलाफ FIR तो दर्ज नहीं हो सकती, FIA वो करेगा, वो इख्तियार हैं। जी, अब्बास चौधरी निसार साहब ने वाजे कर दिया था कि FIR भी होगी, तो कुछ पता चला है कि किस FIR इनके ऊपर हो चुकी है, क्या सेक्शन क्या होगा, और अगर इनके ऊपर इल्जाम साबित हो जाते हैं तो कानून के तहत किस किस्म की सजा हो सकती है इनको? देखिए शहजाद साहब, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मैच फिक्सिंग के ऊपर किसी को कोई सजा नहीं मिल सकती, कोई ऐसा कानून ही नहीं है। लेकिन चोई निसार इस मैच फिक्सिंग के साथ जोड़ रहे हैं पाकिस्तान की बदनामी और पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, यानी हमने पाकिस्तान का झंडा लगाया और हम पाकिस्तान को इस तरह सेल आउट नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई दफात गद्दारी की या ऐसी कोई दफात लगती हैं तो ये तो बहुत ज्यादा बात आगे निकल जाएगी। लेकिन अभी तो ना तो कोई FIR लॉन्च हुई है, अभी तो इनिशियल प्रोसीडिंग्स पर ये मामला है। क्रॉस चेक होंगी, जो इन्होंने ICC में लड़कों ने स्टेटमेंट दी है, एंटी करप्शन में स्टेटमेंट दी है, और अब ये FIR इनके टेलीफोनिक ट्रांजिट होंगे, पता लगेगा किन किन बुकियों के साथ कितने कितने अरसे से उनके राब्ते थे। असल बात यह है कि ये पूरा एक नेटवर्क और एक रैकेट है जिसमें बुकीज इन्वॉल्व हैं, ये प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, और ये बताया गया है कि ये तो अभी स्टार्ट है, बहुत सी चीजें और भी सामने आनी है। अब्बास शबीर साहब, हमें अपडेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे नेटवर्क का पता लगाना जरूरी है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, साबिक खिलाड़ी, जो कि चाहते हैं कि इनके ऊपर लाइफ बैन लगाया जाए। उनमें से कौन कौन से खिलाड़ियों ने बात की है, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि ऐसे खिलाड़ी जो कि स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग में मुलव्वस हो, उन पर लाइफ बैन लगना चाहिए। वो सुनवाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि चौधरी निसार साहब ECL के मामले पर अपनी एक वाज़ेह पॉलिसी दे चुके थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं फैसला नहीं करूंगा, कमेटी फैसला करेगी कि किस शख्स को ECL पर होना चाहिए, किस शख्स को नहीं होना चाहिए। लेकिन आज इन 5 खिलाड़ियों को ECL पर डालने की मंजूरी चौधरी निसार अली खान साहब ने खुद दी है। किसी कमेटी ने यह फैसला नहीं किया कि इन 5 खिलाड़ियों को ECL पर डालना है। बात यहां पे यह भी जरूरी है कि क्या सबके साथ एक जैसा सलूक होगा, इम्तियाजी सलूक तो नहीं होगा किसी और शख्स पे, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, सियासत से हो, ब्यूरोक्रेट हो, बिजनेसमैन हो, उसके ऊपर अगर किसी किस्म की इंक्वायरी का आगाज किया जाए तो उस वक्त क्या उसका नाम भी ECL पर डाल दिया जाता है या नहीं डाला जाता। और यही सवाल आइंदा भी होगा कि किसी शख्स के ऊपर भी इंक्वायरी का आगाज हो तो क्या उसके ऊपर उसका नाम ECL पर डाल दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि आज जो फैसला किया गया है इन खिलाड़ियों को ECL पर डालने का, क्योंकि अब तक तो इंक्वायरी का आगाज भी नहीं हुआ, वो फैसला कबल वक्त भी है और संगीन फैसला भी है। चौधरी निसार अली खान साहब इस पॉलिसी के हवाले से पहले क्या कह चुके हैं, सुनिए जरा। अब ये नहीं होगा कि लोगों को ECL पे डाल के भूल जाया जाएगा। बाकायदा इसका नोटिफिकेशन होगा और जिसको भी ECL पे डाला जाएगा उसको बाकायदा गुंजाइश दी जा रही है अपील करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल में किसी एक शख्स को भी इस हवाले से या जाती अपनी अथॉरिटी जो एज मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मैंने वो इस्तेमाल नहीं की। मैं समझता हूँ अथॉरिटी वो होती है जो इंस्टीट्यूशनल हो, तो मैंने अपने आप को ताबिया कर दिया है एक कमेटी के, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरह रहे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज पॉलिसी आइंदा साल के लिए भी। चौधरी निसार साहब ने वाज़ेह किया था कमेटी फैसला करेगी, लेकिन आज की जो फैसला है वो चौधरी निसार अली खान साहब ने खुद किया है। जावेद नियादत साहब साबिक टेस्ट कप्तान और आमिर सोहेल साहब साबिक टेस्ट कप्तान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों से बात करेंगे। आमिर सोहेल साहब, आज ये इसमें तो मेरे ख्याल से इत्तफाक है कि स्पॉट फिक्सिंग का जड़ से खात्मा होना चाहिए, कोई शख्स ये वापस काम ना कर सके, इसलिए सजाएं तो मिलनी चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में वजारत दाखिला का ये फैसला कि इन खिलाड़ियों को ECL पर डाल दिया जाए, क्या बहुत सख्त फैसला है या दुरुस्त फैसला है? देखिए शहजाद, मेरा इसमें मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि एक तो चौधरी निसार साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी 3 प्लेयर जिनको जेल हुई और अगर आप उनको भी टीम में ले आएँ तो फिर ये इसका सद्देबाब किस तरह होगा। उन्होंने क्लियरली ये कहा है, अगर किसी को समझ आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ECL के ऊपर नाम डाला गया है, शहजाद यू रेस्ट एश्योर कि इसमें बड़ी फिश जो है वो इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इन प्लेयरों को ECL के ऊपर डाला गया है। ये उनसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और इनको टिप मिली हुई है, कोई बड़ा बंदा इसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन प्लेयर्स ने भाग नहीं जाना था। ये तमाम प्लेयर्स अपने आप को बेकसूर भी कह रहे हैं। आमिर सोहेल साहब ये भी कह रहे हैं कि हम जो इंक्वायरी होगी PCB की उसका सामना भी करेंगे। फिर इस तरह इनको ECL पर डालना, आपके ख्याल में क्या तमाम लोगों के साथ ऐसा ही होता है जो कि दूसरे शोबों से ताल्लुक रखते हैं? लोग तो कह रहे हैं कि इनके साथ इनको सिंगल आउट किया जा रहा है, इम्तियाजी सलूक हो रहा है इनके साथ।
देखिए थोड़ा सा चंबे वाली तो बात थी कि अभी इंक्वायरी जो है इनिशिएट हुई है और उसके बाद इनको ECL के ऊपर डाल दिया गया, तो उससे साफ जाहिर होता है कि कोई बड़ा बंदा इन्वॉल्व है जिसको ये पकड़ना चाह रहे हैं और ये मौका नहीं देना चाह रहे प्लेयरों को कि इधर उधर हों और ये जो इंक्वायरी ये पेंडिंग हो जाए। अगर कोई लड़का मुल्क से बाहर चला जाता है, लेट्स सपोज वो भागता नहीं है, उसका कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, वहाँ पे चला जाता है अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, तो ये इंक्वायरी जो है वो उसको सेटबैक होगा। तो आई थिंक इन्होंने या तो इसलिए किया है और या फिर जिस तरह मैंने कहा है कि कोई बड़ी फिश है जो इन्वॉल्व है जिसको पकड़ना चाह रहे हैं और उसको मौका नहीं देना चाह रहे कि ये प्लेयरों को इधर उधर करके इसको पेंडिंग किया जाए और इवेंचुअली ये कारपेट के अंडर जाए और ख़त्म हो जाए। सही। जावेद यादव साहब, मेरे ख्याल से आप तो सेकंड करेंगे इस फैसले को कि इन खिलाड़ियों को ECL पे डाल दिया है, क्योंकि आपने तो इससे ज्यादा बढ़कर बयान दिया था। आपने कहा था फांसी हो जानी चाहिए ऐसे खिलाड़ियों को जो कि मुल्क का नाम खराब करते हैं या फिर इस मैच फिक्सिंग में मुलविस होते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि मतलब वजारत दाखिला को इन्वॉल्व होना चाहिए था इस मामले में, या सिर्फ अगर PCB इंक्वायरी करता और वो इनके खिलाफ एक्शन लेता तो वो काफी था? नहीं, बिल्कुल देखें बात कहाँ तक पहुँच गई है। आज की बात नहीं है, ये पास से बहुत कुछ आता रहा और आपने देखा कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने तो यहाँ तक किया कि जो सजाई याफ्ता थे जिन्होंने जेल काटी उनको भी है ना आपने दोबारा खिला लिया। तो आपने मैसेज क्या दिया? आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि चोरी करो, सब कुछ करो और उसके बाद तुम्हें माफ करके फिर खिलाएंगे। कभी दुनिया में नहीं होता। दो चीजें मैं बताऊं, एक तो देखें न्यूजीलैंड ने ये क्रिमिनल चीज, ये ऑफेंस ऐसा कर दिया है कि इसके ऊपर जेल भी होगी। एक वाहिद है जो इन्होंने लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड ने ये स्टेप लेके पार्लियामेंट से। और दूसरी बात, आपने वजीर दाखिला वाली बात की, देखें ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में है। ECL इज अ पार्ट ऑफ, इसको इतनी बड़ी कोई बहुत बड़ी चीज समझनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ये दायरे कार में ये चीज आती है कि अगर किसी आदमी ने कुछ किया है तो ये ECL में कि ताकि वो भाग ना जाए, क्योंकि अक्सर लोग चोरी करके भागेंगे भी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ आपने एक लॉ को पूरा अपने यानी कि उसको अवेल किया और ये सही किया। और जहां तक आप देखें, अक्सर ये मैचेस स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान का जब कौमी तराना पढ़ा जाता है तो आप देखें हर आदमी ने सीने पे हाथ रखा हुआ होता है और बाद में ना पाकिस्तान बेच रहा होता है। तो ये चीज़ें बड़ी हर्ट करती हैं, खास तो हम जैसे को हमने भी 20 साल इस मुल्क के लिए खिदमत की है। आज इस मुल्क की क्रिकेट को हम लोग लेके आए हैं ऊपर, दुनिया में एक नाम है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं कहता हूँ हम बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, मगर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। सही। साहब, ये बात तो आपकी ठीक है कि जब वो लोग कौमी तराना पढ़ते हैं और अपने सीने पे हाथ रखते हैं, पाकिस्तान की जो वकार है, जाहिर सी बात है ये उनकी जिम्मेदारी बन जाता है। लेकिन फिर लोग कंपैरिजन ये कर रहे हैं ना कि यहाँ सियासतदानों पे करप्शन के इल्जाम लगते हैं या ब्यूरोक्रेट्स पे करप्शन के इल्जाम लगते हैं, दीगर लोगों पे लगते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी होती है, वो चलती रहती है, हर किसी का नाम ECL पे नहीं डाला जाता। तो इनके साथ क्यों इतना सख्ती से निपटा जा रहा है? मैं भी इसी पे आ रहा था, क्योंकि अक्सर देखें बच्चे ये प्लेयर जो हैं वो भी यही बोलते हैं कि भाई वो फला आदमी इतना खा गया, वो इतना खा गया, हमने क्या खाया, हमने भी तो ये खाया, हमें भी ये करो। पार्डन आप करे जा रहे हैं ना इस मुल्क में। जब तक आज हम पूरा पाकिस्तान सिवाय एक चीज के अलावा कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, इस नेम है, अब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम इस जगह पे आ गए कि हम छोटी छोटी जगहों पे भी आपको करप्शन नजर आ रही है, खेल जैसे में भी, क्योंकि हर एक को पता है कि जब उनको कुछ नहीं होता हमें भी कुछ नहीं होगा। सही। आमिर सोहेल साहब, आपको क्या लगता है कि अगर लाइफ बैन तक बात पहुंचती, क्या वो काफी होता, या इस स्पॉट फिक्सिंग को यहीं पे रोकने के लिए इस तरह के इकदाम लेना जरूरी है कि उनके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई भी हो? जैसे हमारे नुमाइंदे अब्बास शबीर बता रहे थे कि हमारे पास कोई कानून नहीं है मैच फिक्सिंग के हवाले से, लेकिन जो चौधरी निसार साहब की बात से इशारा मिलता है वो मुल्क गद्दारी का, मुल्क का नाम खराब करने के हवाले से मिलता है कि उस नौयत का केस इन पर बनाया जाएगा। देखिए, आपने जो अभी तमहीद बांधी है वो मैं उससे अग्री करता हूँ कि आप देखें कि आपने एक सेट ऑफ रूल्स, किसी के लिए कुछ रखा हुआ है, किसी के लिए कुछ रखा हुआ है, तो इसको अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर किसी को आपने पकड़ना है तो फिर अगर प्लेयर है तो ब्यूरोक्रेट भी है तो वो सियासतदान भी है तो वो दूसरे भी लोग हैं जो इस पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं, दूसरे इदारों के भी। अगर कोई गलत काम करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन
बात यह है कि आपने तरीक़ेकार जो है सबके लिए एक जैसा रखना है। और मैं ये समझता हूँ बेसिकली कि अगर प्लेयर जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और बार बार ये हो रहा है, तो आपको जो है वो फाइनली एक प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा, एक आपको डिटरेंट दिखाना पड़ेगा कि अगर ये किया तो ये भी हो सकता है। अगर आपने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो उसकी ऑब्लिगेशन जो है वो बहुत बड़ी है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, और उसके साथ साथ पीसीबी को भी अपना जो है स्टैंडर्ड और गेम जो है वो रेज करनी पड़ेगी। ये जो होता है, ये जो सारी मैच फिक्सिंग ये होती है, ये किन वजह से होती है? देखिए, सारे प्लेयर नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, किसी की प्रोडिजी करती है, को जो पीछे इन्वॉल्व रहे हैं उनके आगे जो बशिंदे हैं वो करवा रहे हैं। आपको जो है वो देखना है कि ये किन असबाब की वजह से होता है, उसको भी आपने एड्रेस करना है। आप सिर्फ सजाएं दे देंगे, और कितनी पूरी दुनिया में सजाएं मिलते हैं, आप क्राइम रोक लेते हैं। बात यह है कि आपको प्रेसिडेंट सेट करने हैं, आपने लोगों को अकोमोडेट करना है। और सिर्फ खिलाड़ियों की तरफ नहीं, लास्ट क्वेश्चन, आज ये भी कहा है वजारत दाखिला ने कि बुकीज का जो पूरा नेटवर्क है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कितना जरूरी है इस स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग को खत्म करने के लिए? क्योंकि पहले हमने नहीं देखा है कि कोई इतने बड़े पैमाने पे कहा भी गया हो कि इन बुकीज के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन होगा। देखिए, मैं नहीं समझ, बुकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब जगह चलते हैं दुनिया में। बैटिंग ओपन है, यानी कि हमें याद है इंग्लैंड में लेट ब्रुक्स और ये वो ग्राउंड में होती है, तो इसका लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है ना जावेद साहब। ये प्ले जी, मैंने कहा हमारे यहाँ तो नहीं है, बैटिंग तो हमारे यहाँ तो लीगल नहीं है। जी जी नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में ये चीज ओपन है, मगर वहां कोई नहीं करता। और यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि अगर बुकीज है उनको पकड़ना चाहिए। आज नहीं पकड़ा, आज ही पकड़ ले। हम तो ये बहुत पुरानी कहते हुए आ रहे हैं, आपकी ये चीज आज की नहीं है। मैंने अभी कहा ना कि इतना पहले होता रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, हमारे लोगों ने खुद बचा के छोड़ दो, मुल्क खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जो मैंने बात की थी वो यही है, देखे मुल्क को बेचने का ऑफेंस क्या है? मुल्क को बेचोगे तो उसकी सजा है क्या? गद्दारी को क्या है? वही है कि आप है ना किसी भी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद मियादाद साहब और आमिर सोहेल साहब, आप वजिया इस हवाले से हमें दिया। इस पर दो राय हो सकती है कि ईसीएल पर इनका खिलाड़ियों का नाम डाला दुरुस्त है या नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि अगर इन खिलाड़ियों का भी नाम डाला है तो किसी भी शोबे से कोई ताल्लुक रखता हो, उसके ऊपर जब भी कोई इंक्वायरी होगी करप्शन के हवाले से या किसी और हवाले से, उसके साथ भी ऐसा ही सलूक होगा जैसे इन खिलाड़ियों के साथ हुआ है। उनका नाम भी ईसीएल पर डालना फिर जरूरी होगा, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने कहा था एक वाज़ेह पॉलिसी होगी ईसीएल पर नाम डालने के हवाले से। तो आप ये नहीं कर सकते कि किसी और को साथ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट हो और सेट ऑफ रूल्स जो है वो किसी और के लिए मुख्तलिफ हो। एक बात पे इत्तफाक है, साबिक खिलाड़ियों का भी और उन खिलाड़ियों का भी जो इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, कि इन खिलाड़ियों को जो कि स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस पाए जाए उनके ऊपर लाइफ बैन लगना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने जब ये देखा कि ये बात जो है, मतलब वसीम अकरम जो है, वकार यूनस, इंजमाम मुश्ताक, या तो आप इन लोगों को टांग देते, आप इन लोगों को टांग देते तो ये साने हमें देखने ना पड़ते। जब हमने उनको भी छोड़ा और ये बात अभी तक ख़त्म नहीं हो रही, तो चौधरी निसार साहब ने यहाँ पे एक अच्छी मिसाल कायम की है कि वो जाके जब प्राइवेट तौर के ऊपर भी FIA वगैरह जब इनको लेकर जाएगी और एग्जामिन करेगी, और इन लोग जब वो पकड़े जाएंगे, जितने भी बदबख्त लोग हैं जो पकड़े जाएं, उनको सलाखे के पीछे भी करो, उनको जुर्माना भी करो। क्रिकेट बोर्ड अलहदा उनको अपना सजा दे, ICC उनको अलहदा सजा दे, दोबारा सीन पे ना वो नजर आ सके। तो चौधरी निसार को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। आप एक सख्त डिसीजन तो लें, डेथ पेनल्टी दे दें आप, मैं देखता हूँ फिर करके कोई बताए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। आपको एक आदमी का रिस्क लें, आपके ना लाखों करोड़ों की तादाद में से जो आप करें तो सही। जो बार बार ये चीज़ें हो रही है ना हो, और कोई भी ऐसा डिसीजन या ऐसा कानून होना चाहिए कि वंस अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप इस फील्ड में एटलीस्ट वापस ना आ सकें। ऐसी चीज़ होना मेरे ख्याल में यही लगता है आपको कि जैसे आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। और आगे भी मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मोहतात भी रहना है एज प्लेयर्स। मेरे ख्याल में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना है हमने। आप एक एग्जाम्पल सेट करें, और ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल सेट करें, वरना ये चीज़ें होती रहेंगी। आप लाइव बैन करें, लाइव बैन करें, आप एग्जाम्पल करके लाइव बैन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लाइव बैन होना चाहिए। जिस किसी भी प्लेयर ने पाकिस्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाई हो और वो प्रूवन गिल्टी हो, उसको दोबारा वो इज़्ज़त ना मिले। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ऐसे फैसले ज़रूर अब ले लिए जाएं प्रूवन एंड गिल्टी प्लेयर्स के हवाले से,
ताकि वो दोबारा से कोई भी एक गलत मिसाल को दिमाग में रख के ऐसा दोबारा से काम ना कर सके। तमाम खिलाड़ी इस बात पे मुत्तफिक है कि इन खिलाड़ियों को जो कि मुलविस है स्पॉट फिक्सिंग में लाइफ बैन लगना चाहिए। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इस ब्रेक के बाद ख्वाजा इज़हार साहब से बात करेंगे कि क्या हो रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को अरेस्ट किया गया, इसके बाद छोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी पे वो इल्जाम लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आज भी 22 अगस्त से पहले वाली जो MQM है उसके साथ खड़ी हुई। इस बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के हवाले से, जिनको जुमे की रात पुलिस ने अरेस्ट किया। उनसे 1-2 घंटे तक जो है पूछगिछ हुई, उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। आज भी इस हवाले से ATC में जो है इस केस का जो मुकदमा चला, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब पेश नहीं हुए। MQM के दीगर जो लीडर्स हैं उनको जो है उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किए गए हैं और अप्रैल 6 को ये भी इम्कान है कि इनको जो है इश्तिहारी करार दिया जाएगा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली ख्वाजा इज़हार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, क्या कि उनके ऊपर FIR है, बार बार कोर्ट भी कह चुका है कि आप अदालत में पेश हो, पुलिस को भी कहा जा चुका है कि उनको अदालत देकर आए, ना तो प्री अरेस्ट बेल ले रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ना तो कोर्ट जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये गुजारिश करूँगा कि ये FIR 22 अगस्त की तकारीर और उस जो भी सूरत हाल थी उसके बाद है। और ये FIR सिर्फ फारूक सत्तार भाई पर नहीं है। फारूक सत्तार भाई के साथ MQM के मुतअद्दिद रहनुमा, जिसमें मुंतखब नुमाइंदे, राब्ता कमेटी के साथ साथ शोबाजात के ज़िम्मेदारान के साथ कोई 1000 से ज़ायद कारकुनान के ऊपर यह FIR है। और ये FIR एक भी नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद में FIR है और पूरे कराची में ये FIR कटी है और पता नहीं कहाँ कहाँ ये FIR दर्ज की गई हैं। तो हमारा मौक़िफ़ इसमें वाज़े तौर पे ये है, ज़मानत के लिए यकीनन फ़ारूक सत्तार भाई मशावरत कर रहे हैं, हम सब मशावरत कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात पर भी कायल हैं कि जब 23 अगस्त के साथ हम खड़े हैं, पूरे नेक नियती इखलास के साथ खड़े हैं, पूरे तंजीमी स्ट्रक्चर के साथ खड़े, और अब हमारे अमल, हमारे जो कौल और फ़ेल है वो आपके सामने नज़र आ रहा है कि जो हमने वादा किया था 23 को कि फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान के लिए होंगे, पाकिस्तान के MQM के लिए होंगे, वो नज़र भी आ रहा है। तो हमारा इसमें ये ज़रूर मुतालबा है कि आखिरकार पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी किस तारीख के साथ खड़ी है, किस अमल के साथ खड़ी है। क्या सियासी मुखालिफ होने की वजह से पीपल्स पार्टी इसमें अपना किरदार अदा नहीं कर रही? हुकूमत सिंध जो कि इससे ज़्यादा संगीन मुकदमात 40,000 से ज़ायद अरबों रुपए की इमलाक 27 दिसंबर को जो सिंध में हुआ, उसको तो यक जुम्बिश कलम से उन्होंने ख़त्म कर दिए, लेकिन अगर वो 23 को अमली तौर पर देखते हुए इसको ख़त्म करने में उनको बड़ा तरद्दुद है। यकीन हमारी ख्वाहिश ये कि फ़ारूक भाई ज़मानत करवाएँ, अदालतों के सामने पेश हों, इदारों और अदालतों पे बिल्कुल भरोसा है, लेकिन हमारा ये मुकदमा कौन लड़ेगा कि उसमें तो पूरी MQM 1500-2000 साथी हमारे जिम्मेदारान मौजूद हैं। लेकिन ख्वाजा साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि 23 तारीख की पॉलिसी आपकी बदल गई, ये तो एक सियासी मामला है। पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है, 22 अगस्त से पहले वाली MQM के साथ खड़ी है, वो एक सियासी मामला है। ये तो एक अदालती कार्रवाई है, क्योंकि अब FIR है, क्योंकि अब ATC कहता है कि जो लोग मफरूर हैं उनके खिलाफ वारंट है, उनको जो है पेश किया जाए अदालत में। वो एक कानूनी मामला है, उसको एक अलग तरीके से निपटना पड़ेगा। अदालत को आप ये नहीं कह सकते जाके कि 23 अगस्त के बाद हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। हुजूर वाला, आपके सामने मैं पार्लियामेंटेरियन के साथ साथ छोटा सा कानूनदान भी हूँ ना। जब मैं 27 दिसंबर की FIR क्वाश करने की मिसाल दे रहा हूँ, तो वो मिसाल में कानून की बुनियाद पे दे रहा हूँ। वो भी केसेस अदालतों में थे और वो भी कोई दूसरे दिन नहीं हुए, वो भी 40,000 से ज़्यादा इमलाक, पाकिस्तान की इमलाक, पाकिस्तान के असासे जलाने के, जिसमें बैंक था, जिसमें ट्रेनें थीं, जिसमें इंडस्ट्रियाँ थीं, जिसमें फैक्ट्रियाँ थीं, हज़ारों कारें थीं, उनको जलाने और लोगों को जलाने के मुकदमात ख़त्म किए गए। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जहाँ पर एक कार्रवाई आपने इस बुनियाद पर ख़त्म कर दी कि वो एक जज्बाती रद्द-ए-अमल था, तो दूसरी कार्रवाई इस बुनियाद पे क्यों नहीं ख़त्म की जा सकती कि ये एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का एक अमल है, जिन्होंने उस 22 अगस्त को
निगेट किया है, 22 अगस्त को रेगरेट किया और 23 के साथ खड़े में। मैं तो कानूनी बात भी आपसे कर रहा हूं, मैं जज्बाती या सियासी बात नहीं कर रहा। आपकी बेसिक डिमांड ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि हुकूमत जो है इन तमाम केसेस को क्वैश कर दे, जैसे 27 दिसंबर के केसेस को खत्म किया गया था। बिल्कुल बुनियादी तौर पे हमारा मुतालबा है, क्योंकि हमें मीडिया से, देखिए मीडिया से हमें यकीनन एक भरपूर हमारे मौक़िफ़ की हमें हिमायत हासिल हो रही है, लेकिन अदलिया से भी हमारी रिक्वेस्ट है, इदारों से भी, हुकूमतों से भी, और ये हमारी रिक्वेस्ट जायज़ है, कोई नई अनोखी बात नहीं कर रहे, बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत तरीके से इसकी हम दलील दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है फारूक भाई की ज़मानत की, चलें जी करा भी लेते हैं, मशावरत भी चल रही है, हमारी ख्वाहिश है वो करा लें, वो हमारे सरबराह हैं और ज़ाहिर है उन्हीं के दम से अभी इस वक्त सारी सूरत हाल है। तो उसके बाद जो नीचे 2000 साथी, 1000 से ज़्यादा इस वक्त जेल में मौजूद हैं। तो भाई शहजाद मुझे बताएं, हमारी सियासी मुखालफत का पीपल्स पार्टी इतना फ़ायदा उठाए कि हम ज़िंदगी भर बस अब ये मुकदमात ही भुगतते रहें। मैं ज़ाती तौर पर आपको बता रहा हूँ, 30 मुकदमात में मैं मुलव्वस हूँ, महीने में 2 बार मैं अदालत जाता हूँ, और 30 के 30 मुकदमात में मैं उस इवेंट पे पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब आज आपके सामने कह रहा हूं मैं, एक साल हो गया। दो बातें हैं। उस दिन चौधरी निसार साहब ने वाजे कर दिया रियासती पॉलिसी के एमक्यूएम पाकिस्तान को बिल्कुल सियासत करने की इजाजत है। मैंने मुराद अली शाह साहब का इंटरव्यू खुद किया, वो कहते हैं बिल्कुल एमक्यूएम को सियासत करने की इजाजत है। फिर आप क्यों कह रहे थे कि आज भी पीपल्स पार्टी जो है वो पुरानी एमक्यूएम यानी कि एमक्यूएम लंदन के साथ या 22 अगस्त से पहले वाली एमक्यूएम के साथ खड़ी हुई है? ये तासुर कब दिया उन्होंने? ये है वो सियासी बयान जिस आपको मिला है। अगर चौधरी निसार साहब ने कहा है तो बड़ी अच्छी बात है, मुराद अली शाह साहब ने कहा है बड़ी खुशाइन बात है। अमल कहाँ है शहजाद, अमल कहाँ है? मुझसे तो मेरे अमल की हर अमल के ऊपर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप सब लगे, लेकिन ये बयान के पीछे आपको कोई अमल नजर आ रहा है? ये सिर्फ एक इंटरव्यू की एक वन लाइनर है, इसके पीछे अमली तौर पे कुछ नहीं है। तो हम यही समझते हैं इस सिलसिले में हुकूमत सिंध बिल्कुल अपना सियासी किरदार अदा करे, और ये सिर्फ 1000 लोग नहीं है भाई, सिंध की दूसरी बड़ी कौमी जमात है, ये हजारों खानदान हैं जिनके साथ ये सियासी कानूनी मदद हमारा हक है जिसका मुतालबा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन करने का। ख्वाजा अज़हर कह रहे हैं कि सियासी मामला भी है, सिंध हुकूमत को चाहिए कि जो केसेस डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के ऊपर है या जो दीगर एमक्यूएम के लोग हैं उनके ऊपर है, उन केसेस को ख़त्म किया जाए, जैसे 27 दिसंबर के केसेस को ख़त्म किया गया था। ये बात भी कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कानूनी मुशावरत कर रहे हैं अपने ऊपर जो केसेस हैं उनके खिलाफ बेल लेने के लिए। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद सेनेटर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि एक तरफ एमक्यूएम आप पे इल्ज़ाम लगाती है कि आप सियासी इंतकाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कि शर्जील मेमन के साथ जो हुआ वो भी सियासी इंतकाम है। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं शर्जील मेमन साहब के हवाले से, जिनकी आज हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं शर्जील मेमन साहब के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनकी हिफाजती जमानत मंजूर की है 5 अप्रैल तक। शर्जील मेमन साहब जो कि 2 साल से बैरून मुल्क थे, 18 मार्च को पाकिस्तान वापस लौटे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही नैब एहलकारों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 2 घंटे की पूछगछ के बाद उनको जो है रिहा कर दिया गया। शर्जील मेमन साहब जिन पर 2016 2 अक्टूबर को रेफरेंस नैब ने भेजा था, वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं शर्जील मेमन साहब के हवाले से। शर्जील मेमन साहब की आज जमानत, हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर हुई है। 5 अप्रैल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की है। शर्जील मेमन साहब जो कि पिछले 2 साल से मुल्क से बाहर थे, 18 मार्च को पाकिस्तान वापस लौटे। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर नैब एहलकारों ने उनको गिरफ्तार किया, 2 घंटे तक उनकी पूछगछ हुई, उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। आज उनकी हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है। शर्जील मेमन साहब के खिलाफ नैब ने रेफरेंस दायर किया था एहतसाब अदालत में 2 अक्टूबर 2016 को। इल्ज़ाम यह है कि 5.7 अरब रुपए उन्होंने एडवर्टाइजिंग कंपनीज को दिए हैं गैर कानूनी तौर पे। ये रेफरेंस फाइल हुआ था और साथ साथ
शर्जील मेमन का नाम ECL पर भी डाल दिया गया था। अब वो 2 साल के बाद तकरीबन वतन वापस लौटे थे और उनको गिरफ्तार किया गया था। अब हिफाजती जमानत उनको मिल गई है, लेकिन शर्जील मेमन का ये कहना है कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और नैब सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ काम करती है, किसी और जमात के खिलाफ काम नहीं करती। शर्जील मेमन साहब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कह रहे थे? कैसे मेरा नाम एग्जीक्यूटिव लिस्ट में डाला भाई, और मैं मुल्क में हूँ नहीं। नैब क्या मैसेज दे रही है? ये अनोखा कानून है। जब मेगा स्कैम्स की लिस्ट जमा कराई गई तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम भी था, इसाक डार साहब का भी नाम था। डालते नवाज शरीफ का नाम, डालते शहबाज शरीफ का नाम। पनामा केस में पूरी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है तो सबके नाम ECL में डाले जाएं। सारी कार्रवाइयां नैब ने सिर्फ सिंध में करनी है भाई। बिस्मिल्लाह 10 दफा करें आप कार्रवाइयां, लेकिन क्या पाकिस्तान में पंजाब नहीं आता? राना मशहूद साहब की वीडियो कोई नहीं देखता? पनामा के लिए अलग कानून है, दूसरी चीजों के लिए अलग कानून है, पीपल्स पार्टी के लिए खुसूसी कानून है। मैं इसको कल अरेस्ट नहीं कहूंगा, ये अरेस्ट नहीं था, दिस वाज किडनैपिंग। अगर मेरी गलती है तो फिर मुझे आप सजा दें, मुझे फांसी पे चढ़ा दें। ये सारे केसेस झूठे बनाए गए हैं और इस पूरे केसेस के पीछे जिस तरह चौधरी निसार एंड कंपनी काम कर रही है, उनका मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। यहाँ पे जंगल का कानून है, जंगल का कानून, चौधरी निसार का कानून है। सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, जंगल का कानून है। 2016 फरवरी में वजीर आजम साहब पर भी ये इल्जाम लग चुका है, नवाज शरीफ साहब पर भी इल्जाम लग चुका है कि वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं नैब को। नैब के हवाले से एक तकरीब में उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। नैब जो है वो भी मेरा ख्याल है कि उसको अपना काम ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। वो मासूम लोगों को भी जानबूझ के उनके दफ्तरों में, घरों में घुस जाते हैं और वहाँ जाके जो है ना वो उनको तंग करते हैं। नहीं देखते कि ये केस जो है वो सही है या नहीं है। गलत केसेस के ऊपर भी हाथ डालने की कोशिश करते हैं। और मैं ये चेयरमैन नैब के नोटिस में ये बात पहले भी ला चुका हूँ, आइंदा और भी लाऊंगा कि इस तरह से लोगों की इज़्ज़तों को उछालना, नाजायज़ केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, सरकारी अफसरों को जो फैसला करने से पहले ही डरते हैं, उनको भी अपना डराते और उनको भी खौफज़दा करते हैं। ये बात ठीक नहीं है और मैं समझता हूँ कि इसका अगर उन्हें नोटिस लेना चाहिए, वरना फिर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगा था कि नैब पर असरअंदाज होने की कोशिश उस वक्त की जा रही है जब नैब जो है वो पंजाब का रुख कर रही है। तो क्या यही मौक़िफ़ अभी भी वज़ीर आज़म साहब का होगा? क्या अभी भी नैब चेयरमैन से बात की जाएगी कि शर्जील मेमन के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था जब उनके पास प्री अरेस्ट बेल थी? इस तमाम तरह वाक़े पर हम बात करेंगे और जो इल्ज़ामात लगे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी हुकूमत पर और नून लीग पर, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सेनेटर सईद गनी साहब मौजूद हैं। सईद गनी साहब, मुकदमा जो है 5.7 अरब का है, नैब का रेफरेंस भी जो है वो दायर हो चुका है एहतसाब अदालत में। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है शर्जील मेमन के केस में? शहजाद देखें, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो वो है जो इल्ज़ामात हैं या जो रेफरेंस फाइल हुआ है, उसको तो ज़ाहिर है कि शर्जील मेमन अगर पाकिस्तान वापस आए हैं तो उनको सामना करने के लिए ही आए हैं और ज़ाहिर है कि सामना करने के अलावा उनके पास चारा कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया है शर्जील मेमन के केस में, क्या वो नैब के कानून के मुताबिक है? क्या नैब ने उसी तरह का तरीक़ेकार किसी और शख्स के साथ भी अपनाया है या किसी और केस में भी उन्होंने अडॉप्ट किया है? तो आपको मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। शर्जील मेमन मुल्क से बाहर पहले चले गए, उनके पास उनके ख़िलाफ़ ना कोई इंक्वायरी शुरू हुई थी, ना रेफरेंस फाइल हुआ था, ना ही उनको कोई एक नोटिस इशू हुआ था, ना उनको बुलाया गया था, कोई चीज़ हुई नहीं थी। एक शख्स मुल्क से बाहर है, उनका नाम ECL पे डाला गया। उसके बाद शर्जील मेमन ने ख़ुद जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जाकर एक पिटीशन की और ये पता करने की कोशिश की कि उनका नाम जो है वो क्यों डाला गया है। उसके बाद आकर कहीं नैब ने उनको नोटिस भेजा और ये बताया कि जी उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई इंक्वायरी वगैरह उन्होंने करनी है। तो ये एक अनोखी अजीब सी मिसाल है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो मीर मुनव्वर टालपुर के ख़िलाफ़ एक किसी शख्स ने दरख्वास्त भेज दी और उस दरख्वास्त की बुनियाद पर एक मीडिया कैंपेन शुरू हुई, करेक्टर एसेसिनेशन शुरू हुई और 6-8 महीने के बाद जाके नैब ने कहा नहीं, इनके ऊपर कुछ नहीं बनता, उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया। 6-8 महीने आपने उस आदमी को अजियत के अंदर रखा। फिर एक अली नवाज शाह का बड़ा एक मशहूर केस है, अगर आप उसको देखें, अली नवाज शाह साहब जितना शरीफ और ईमानदार आदमी शायद ही मैं कहता हूँ कि बहुत कम होंगे इस मुल्क के अंदर, जो अपने पैसे से दफ्तर में चाय अपने पैसे से पिलाता हो, जो तनख्वाह न लेता हो, जो गाड़ी में पेट्रोल न लेता हो, जो सिक्योरिटी गार्ड न रखता हो, उस आदमी के ख़िलाफ़ भी उन्होंने किया। फिर डॉक्टर आसिम का केस आपके सामने है,
तो पीपल्स पार्टी के लोगों के मुतल्लिक नैब का जो रवैया होता है, जो रफ्तार होती है, वो कुछ तेज़ होती है और शायद वो अपने ही जो कवानीन है उसकी भी वायलेशन कर जाते हैं और उससे आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर इन इदारों को काम करने से रोका तो नहीं जा सकता सईद गनी साहब। माजी में कभी आपको रेंजर्स के एक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ रहा है, कभी FIA के एक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ रहा है, अब आपको नैब के एक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ है, तो फिर ये इदारे काम किस तरह करेंगे? और खासतौर पे जो मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि अगर इसी तरह सलूक चलता रहा तो सिंध से इन वफाकी इदारों को छुट्टी कर दी जाएगी, उनको वापस भेज दिया जाएगा। शहजाद, हम किसी भी इदारे को काम करने से ना रोकना चाहते हैं और ना हमें रोकना चाहिए। हम आवाज़ उस वक्त उठाते हैं जब वो अपने जो उनके कानूनी इख्तियारात हैं या जो उनका मैंडेट है उससे वो तजावुज़ करते हैं। अगर FIA जाकर छापा मारेगी KMC के लैंड डिपार्टमेंट के दफ्तर पर और वहाँ से फ़ाइलें उठाएगी तो हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि आप हमें छोड़ दीजिए, आप नैब का जो FIA का अपना एक्ट है वो उठा के पढ़ें, उसमें देखें कि FIA के इख्तियारात और उनकी जो 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 दायरा है वो क्या है। उसमें ये लिखा है कि FIA पूरे मुल्क में काम कर सकती है सिवाय सूबाई महकमों के और फाटा के। फाटा और सूबाई महकमे FIA के दायरा इख्तियार में आते ही नहीं है। चलें, अच्छा उन्होंने देखा जाके कर लिया वो भी ठीक है। तो हम ये भी पूछते रहे कि FIA ने सिंध में कितने वफाकी इदारों के खिलाफ कार्रवाई की थी कि आप यहाँ पे इल्जाम लगाते हैं नून लीग पर कि वो आपसे सियासी इंतकाम ले रही है। यहाँ पर बैठे हुए कराची में MQM आप पे यही इल्जाम लगाती है कि सियासी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। यौम तासीस से एक दिन पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की गिरफ्तारी हो जाना और फिर डॉक्टर फारूक सत्तार का यौम तासीस के मौके पे ये कहना कि आप लोग 22 अगस्त से पहले वाली जो MQM है उसके साथ खड़े हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के ग्रुप के साथ नहीं खड़े हुए, लंदन ग्रुप के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, हमें किसी के साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है और मैं तो कई दफ़ा ख़ुद ये बात अलग-अलग TV प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि MQM के पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, जो किसी क्राइम में नहीं है, उनको सियासत करने का मौका मिलना चाहिए, उनका हक है वो ये काम करें, ठीक है। अब जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का केस है ना, उसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है शर्जील मेमन के केस से, इसलिए कि शर्जील मेमन जब वापस आए तो पहले उन्होंने अदालत से अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाई और उसमें यह था कि वो अगले दिन आके सरेंडर करेंगे कोर्ट के सामने, जो आज उन्होंने किया है। फारूक सत्तार साहब के ख़िलाफ़ कुछ केसेस हैं, वो कहते हैं गलत हैं, चले मैं मान लेता हूँ कि केसेस गलत हैं, लेकिन उन गलत केसेस को गलत साबित करने के लिए भी तो आपको कहीं जाना पड़ेगा ना। वो ना अदालत में पेशी पर जाते हैं, ना अपने खिलाफ केसेस में जमानत देते हैं। इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया था, तो सही साहब छोड़ा कैसे? जो है अदालत, देखिए मुझे ये नहीं तफसील पता कि क्यों छोड़ा गया, लेकिन जिस किस्म का प्रेशर बिल्डअप हुआ, जिस किस्म का मीडिया ने इस पर शोर उठाया, जिस किस्म का MQM ने एतराज़ किया, तो शायद उन्हें ये कहा गया कि बराए मेहरबानी आपके खिलाफ FIRs हैं, आपके खिलाफ केसेस हैं, आप जाइए, जाकर अदालत में या तो ज़मानत करा लीजिए या पेश हो जाइए। और ये मैं बताऊं आपको कि मैं उस मुलाकात में तो नहीं था, लेकिन आज से 20-25 रोज़ पहले पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों की मुलाकात कहीं हुई थी, वो किसी और हवाले से थी, लेकिन उन्हें ये बताया गया कि मेहरबानी करें, ये सूरत हाल इस तरह ख़राब हो रही है, पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अदालतों का, आप मेहरबानी करके या तो जमानत कराइए, अदालत में पेश हो जाइए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर वो नहीं करेंगे शायद अदालत फिर दबाव डालेगी पुलिस के ऊपर और फिर उनको पकड़ा जाएगा। सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के। सईद गनी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, कह रहे थे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। जिस तरह नैब कार्रवाई करती है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ऐसे दूसरे शख्सियात पर नहीं किया जाता। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।